हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी या रिक्वेस्ट थी कि एमपीए 14 जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता दूं। तो थोड़ी कोशिश करी है, हालांकि बहुत प्रो नहीं हूं मैं वीडियोस बनाने में। सिंपल वीडियो जो मेरी नॉलेज है वो बताना तो मुझे सही लगता है, बट फिर भी ट्राई की है। देखिएगा, बताइएगा कैसी, क्या मैं सही से बना पाई हूँ वीडियो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेक्शन 1 और सेक्शन 2, आपको एग्जाम में दो सेक्शन आते हैं जिनमें से टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। बट 2+2+1 स्ट्रैटेजी होती है कि दोनों सेक्शन में से दो दो क्वेश्चन जरूर करने हैं, और एक फिफ्थ क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन 500 वर्ड्स में होता है, 4 से 5 पेज। मतलब मैं तो अपनी तरफ से कहूंगी 5 से 6 पेज जरूर भरना, क्योंकि चेक करने वाला सिर्फ आपका कंटेंट ही नहीं देख रहा, आप कितना लिख रहे हो वो भी देखता है, आप किस तरह से लिख रहे हो वो भी देखता है। मतलब आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका जरूर सही होना चाहिए। कई बार होता है बच्चे को नॉलेज बहुत है, बहुत आता है, बट पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। आप पेपर पे जितना हो सके डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट्स बना के बताइए। अब आप कुछ भी पैराग्राफ्स में मत लिखिए, जो भी लिखे एक हेडिंग डालो, उसके उसको डिस्क्राइब करो, फिर हेडिंग डालो। मीन्स आप पॉइंट्स में बांट देना सारे अपने नॉलेज को। पैराग्राफ फॉर्म में कोई नहीं पढ़ता और कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा पेपर करते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला आपको इंट्रो डालना पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन में क्या बताने वाले हो, क्या आना चाहिए, आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज क्या है। फिर आपका मेन बॉडी डालो, जो उसमें पूछा गया है वो डालो, और फिर उसको कंक्लूड भी कर दो आप उसको। तो इस तरह से 5 पेज तो मिनिमम होने ही चाहिए, 5 से 6 पेज आप भरिए इसके। डायग्राम, ग्राफिकल मोड में जो भी आप लिखेंगे टीचर्स को पसंद आता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो सेक्शन 1 की अगर बात करते हैं तो 1 से 12 चैप्टर तक सेक्शन 1 है, जिसमें पहला चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। क्योंकि कोई भी बुक का पहले चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, आप ये ध्यान में रखना कि एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएगा ही आएगा। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली हर बार पूछे जा रहे हैं। मतलब इन दोनों टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, जिसमें आप एनलार्जमेंट एनरिचमेंट दोनों को डिस्क्राइब करोगे। रिक्रूटमेंट कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होती है, इन सबको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़कर, हमारे ब्यूरोक्रेट से जोड़कर भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होती है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है इनका। फिर रिन्यूमरेशन, मोटिवेशन, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, तो एचआरएम में है क्या? लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, उनको बनाए रखना और मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो एचआरएम क्या है? लोगों को एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं और उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको रिटेन किया जा सके। एवोल्यूशन क्या है? कैसे एचआरएम आया? पहले पर्सोनल मैनेजमेंट था, अटेंडेंस, पेरोल सब वो देखता था। अब स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, लोगों को हायर किया जाता है और परफॉर्मेंस देखी जाती है उनको। तो इन तीनों को एक साथ लिया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे। एचआरएम में आईटी का क्या रोल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस ये क्या करता है। तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी अल्टीमेटली इस एम्प्लॉइज पर डिपेंड करती है, और एम्प्लॉय के लिए एचआरएम चाहिए हमें। एचआरएम होगा तो ही तो एम्प्लॉय रिक्रूट होंगे, सिलेक्ट होंगे, उनका एग्जाम होगा, सब कुछ होगा। देन उनको इंट्रोडक्शन मीटिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी,
मोटिवेशन होगा, उनकी सैलरी डिसाइड होगी, सब कुछ एचआरएम के थ्रू ही होती है। तो एग्जाम टिप क्या है? ट्रेडिशनल पब्लिक मैने ट्रेडिशनल जो पर्सोनल मैनेजमेंट था, उसका बिहेवियर चेंज हुआ और वो क्या बन गया? स्ट्रेटेजिक एचआरएम। डायग्राम से बनाइए, डायग्राम से मार्क्स मिलते हैं आपको। स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या है? ये यूनिट 2 है आपका और इसके 4 मॉडल हैं। यूनिवर्सलिस्टिक था, कंटिंजेंसी, रिसोर्स बेस्ड व्यू और गेस्ट मॉडल। तो यूनिवर्सलिस्टिक क्या था? कि बेस्ट प्रैक्टिसेस सारी ऑर्गेन मतलब जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाए सब ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो सकती है। वन साइज फिट्स फॉर ऑल, मतलब एक स्ट्रेटेजी बना के सारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट की जा सकती है। कंटिंजेंसी एचआर स्ट्रेटेजी जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज के ऊपर डिपेंड करती है। सिचुएशन, कंटेक्स्ट, स्पेशल मतलब स्पेशल मूवमेंट में बनाई जाती है जब उनकी नीड होती है। जहाँ मतलब ये बिजनेस स्ट्रेटेजी की जैसी है, जब जहाँ जैसी स्ट्रेटेजी की नीड होती है वैसी स्ट्रेटेजी बना ली जाती है। रिसोर्स बेस्ड व्यू, एम्प्लॉइज क्या है? आर द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एम्प्लॉइज को एक रिसोर्स माना गया है और ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देते हैं। हर कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बट फिर भी कोई कंपनी बेटर करती है और कोई कंपनी नहीं करती। तो वहां पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे मिल रहा है? एम्प्लॉइज से। जिसके एम्प्लॉइज ज्यादा एफिशिएंट होंगे वही कंपनी ज्यादा एडवांटेज ले जाएगी। तो ये जो रिसोर्स है वो रेयर है, वैल्यूएबल है, इनइमिटेबल रिसोर्स है जिसको टाला नहीं जा सकता। इसके बिना कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती है। गेस्ट मॉडल, एचआर की प्रैक्टिसेस, एचआर अपनी प्रैक्टिसेस लगाता है, फिर उनकी कमिटमेंट होती है, को क्वालिटी देते हैं, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस। तो ये चारों मॉडल स्ट्रेटेजिक एचआरएम के मॉडल थे। देन सेक्शन 1 में से टॉपिक 3 4 5 क्या था? मैन पावर प्लानिंग, एचआर डिमांड और सप्लाई एस्टिमेट करना। एच- और कितने लोग चाहिए, कब चाहिए, किस फील्ड के चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, ये सब डिसाइड करता है एचआरएम। प्रोसेस कैसे होता है? एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, फिर डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, सप्लाई एनालिसिस होती है और गैप को फिल कर लिया जाता है। पब्लिक सेक्टर में चैलेंजेस क्या आते हैं? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, तो इसीलिए इनकी थोड़ी रिक्रूटमेंट, थोड़ा ये चैलेंज रहता है इनके लिए। और रिजिड सर्विस रूल्स होते हैं। फिर आता है हमारा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं? किसी भी जॉब के लिए फैक्ट्स इकट्ठे करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन कि जॉब क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन कि कैसा बंदा मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में बताते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन कौन बंदा उस जॉब को कर सकता है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल सब कुछ यहाँ ही आता है जॉब एनालिसिस में। जॉब डिजाइन में एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है, एनलार्ज कर देना, साइज को बढ़ा देना, हॉरिजॉन्टल लोडिंग, ज्यादा टास्क सेम लेवल, बोर काम। एनरिचमेंट में जॉब को रिच बना देना, जॉब में ज्यादा बेनिफिशियल बेनिफिट्स डाल देना, चाहे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, अथॉरिटी डाली, सैलरी डाली। तो एनलार्ज में सिर्फ बड़ा करना और एनरिच में उसको रिच भी कर देना। क्लासिकल कंपैरिजन क्वेश्चन आ सकता है, तो जब भी कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन आए, टेबल बनाओ, दोनों के प्रोज कॉन्स अच्छे से बताओ, पॉइंटर्स में बताओ। तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, जो टॉपिक है 6 और 7। रिक्रूटमेंट क्या है? एचआर स्ट्रक्चर की नींव है। यहाँ गलती मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। रिक्रूटमेंट गलत इंसान की हो जाएगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है? जो ओपन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, फेयर होती है, स्लो है, बहुत कॉस्टली भी है। और इनडायरेक्ट कौन सी होती है? जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही प्रमोट कर देना। तो ये होती है फास्ट और इसमें लिमिटेड टैलेंट की जरूरत है।
एग्जाम में क्या एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस कंपैरिजन जरूर बताइएगा, जब अगर आपसे रिक्रूटमेंट के बारे में बताए, पूछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट का बताओ पहले, फिर इनडायरेक्ट का बताओ, फिर कंपैरिजन टेबल भी बना दो। एक तो आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, एक आपको बहुत सारा मटेरियल सोचना नहीं पड़ेगा, उसी मटेरियल को आप रिपीट कर रहे हो, बट देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर पर एक इफेक्ट डालता है। फिर रिम्यूनरेशन एंड मोटिवेशन। रिम्यूनरेशन में क्या आता है? सैलरी, अलाउंसेस, बेनिफिट, टोटल कंपनसेशन पैकेज जो दिया जाता है। मटेरियल का इंसेंटिव्स भी, बोनस दिया जाता है, पे बढ़ा दी जाती है, या काम के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो जो इंसेंटिव्स थे वो दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल जिसमें बोनस और पे दिया जा रहा है, नॉन मटेरियल में रिकॉग्निशन, प्रमोशन, सिक्योरिटी, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। कोर प्रिंसिपल क्या है? पे मस्ट बी फेयर, एडिक्वेट, इक्विटेबल एंड मोटिवेटिंग। अब सेक्शन 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल, ध्यान देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एमबीओ, एचआरएम इफेक्टिवनेस को असेस करना, तो इसके 4 C's इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्किलिंग क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग मोस्टली हर एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग क्या था? ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म लीडर्स बनाना, सिस्टमैटिक और प्लान प्रोसेस। देन टीक्यूएम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पब्लिक सिस्टम में क्वालिटी कल्चर बनाना, जीरो डिफेक्ट निकलना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते जाना। टोटल क्वालिटी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि जीरो डिफेक्ट निकले, कोई एरर ना हो और इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाए। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? स्मॉल एम्प्लॉयज ग्रुप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सोल्व करते हैं, तो वो क्वालिटी सर्कल्स होते हैं। ट्रेडिशनल से फर्क क्या है? टीक्यूएम में क्वालिटी इज इक्वल टू एवरीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ टॉप की नहीं। ट्रेडिशनल में क्या था? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता था, बट जब से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया है, तो हर पर्सन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिर्फ टॉप की नहीं। देन थर्ड टॉपिक आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एमबीओ। ट्रेडिशनल में क्या था? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती थी, बट आजकल क्या है? 360 डिग्री फीडबैक आता है, एम्प्लॉयज के साथ काम करने वाले पीयर ग्रुप का भी आता है, उनके जूनियर्स का भी आता है, उनके सीनियर्स का भी आता है, तो सब लोग मिलकर फीडबैक देते हैं। पहले की तरह सिर्फ उसका बॉस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता था, वैसा नहीं हो सकता। एमबीओ, मैनेजर प्लस एम्प्लॉयज मिलके गोल सेट करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में तो गोल्स होंगे, तभी तो अप्रेजल हो पाएगा। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिलकर गोल सेट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि जो हमने गोल सेट करे थे क्या वो अचीव हुए कि नहीं। तो एमबीओ में स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले गोल सेट होते हैं, फिर प्लानिंग होती है, फिर बीच बीच में मॉनिटरिंग होती है, और फिर फाइनल इवेल्युएशन होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन रिसेंट पेपर्स, असेसिंग एचआरएम इफेक्टिवनेस, एचआरएम की इफेक्टिवनेस को कैसे असेस करोगे? तो 4 C मॉडल है, याद रखना। पहला कमिटमेंट, दूसरा कॉम्पिटेंस, थर्ड कोस्ट इफेक्टिवनेस, फोर्थ कंग्रुएंस। कमिटमेंट में एम्प्लॉइज कितने डेडिकेटेड है ये देखेंगे। कॉम्पिटेंस में एम्प्लॉइज की स्किल सही है कि नहीं, ट्रेनिंग इनफ मिली है कि उनको नहीं, ट्रेनिंग का रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं, अगर स्किल में कोई गैप है तो उसको आइडेंटिफाई, पता उनको जॉब के लिए कॉम्पिटेंस बना दो, वो जॉब के लिए कंप्लीटली फिट होने चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, एचआर प्रैक्टिसेस पे जो भी खर्चा हो रहा है उसका रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट 500 रुपए करे हैं, बट एम्प्लॉयज में जीरो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो 500 रुपए बेकार हो गए। बट ट्रेनिंग में 500 रुपए का खर्चा किया और एम्प्लॉयज इतने स्किल्ड हो गए हैं कि वो कंपनी को 2000 रुपए का प्रॉफिट करवा कर दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
कंग्रुएंस, एम्प्लॉइज के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलाइन होने चाहिए। एक भी गोल छूट जाता है, मतलब अगर पर्सनल गोल पर ध्यान नहीं दो तो एम्प्लॉइज अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर नहीं ध्यान तो ऑर्गेनाइजेशन अनसेटिस्फाइड होगी, जॉब से निकाल देगी। कम कन्फ्लिक्ट रहेगा दोनों में, तो इसलिए दोनों के गोल्स अलाइन होने चाहिए। फिर 5 6 7 टॉपिक कौन सा है? वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ऑनरशिप फील कराना। इंडिया में स्पेसिफिकली क्या है? ज्वाइंट कंसल्टेटिव काउंसिल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन बॉडी है ये। ट्रेड यूनियन भी होती है। मॉडल्स क्या है? इंफॉर्मेटिव, कंसल्टेटिव, एसोसिएटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिसीजिव। मतलब ये सारे मॉडल हैं पार्टिसिपेशन के, कि इंफॉर्मेशन देने के लिए पार्टिसिपेशन हो, या एक दूसरे से दोनों कंसल्ट करें, या दोनों मिलकर डिसीजन ले। तो इस तरह से ये इनके मॉडल हैं, इनके स्टेप बाय स्टेप आपको देखने होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है? सरप्लस स्टाफ को मैनेज करना, उसको रीडिप्लॉय कर देना। मैंने इस पर पूरी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख लेना। वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स जो है, रीस्किलिंग, उन्हीं के स्किल्स को और बढ़ाकर किसी और डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट कर देना। तीनों ऑप्शन याद रखो, एग्जाम में काम आएंगे। एचआर की ऑडिट क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन की एचआर हेल्थ चेक, गैप्स आइडेंटिफाई और रिकमेंड करना। मतलब एचआर ऑडिट करता है कि कहीं कोई स्किल की जरूरत तो नहीं है, कोई कोई कहीं पर लैकिंग तो नहीं हो रही है, मतलब किसी को कुछ काम नहीं आ रहा हो तो उनकी ट्रेनिंग करवाना। तो ऑडिट होती है उनकी। चेंज मॉडल क्या है? लोइंस का अनफ्रीज मॉडल, चेंज और फिर रिफ्रीज। मतलब ये मॉडल आप पढ़ लेना, पूरी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? कि मिलकर एक दूसरे से नेगोशिएट करना। विन विन सिचुएशन में दोनों को रहना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनियन और मैनेजमेंट के बीच फॉर्मल बार्गेनिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन। इंडस्ट्रियल पीस क्या है? हार्मनी बनाए रखना इंडस्ट्रीज में, स्ट्राइक्स, लॉकडाउन, इन सब से बचना, तो इंडस्ट्रियल पीस होगी। डिसिप्लिन, माइनर मिसकंडक्ट वर्सेस मेजर मिसकंडक्ट। डिसिप्लिन में रहना है। माइनर मिसकंडक्ट होता है तो बोल वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, मेजर होता है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टीज अकॉर्डिंगली वारी करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट क्या है? हाई स्कोर स्ट्रेटेजी, 500 वर्ड में लिखो, 4 5 मैक्स 6 पेज तक आप लिखो। इवेल्युएटर डिटेल और डेप्थ देख के मार्क्स देता है। मतलब मैं खुद पेपर चेक करती हूँ तो मुझे पता है कि हमें कौन से पेपर इम्पैक्ट डालते हैं हम पर। SHRM डायग्राम बनाना चाहिए आपको। ऐसे टॉपिक लिखते वक्त ब्लॉक डायग्राम, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं, एचआर स्ट्रेटेजी, एनहेंस्ड परफॉर्मेंस है, मतलब कोई भी तरह का आप ट्री वाला डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, कुछ भी ग्राफिकल मोड में आपका एग्जाम होना चाहिए। दोनों सेक्शन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन करने, और एक फिफ्थ किसी से भी कर सकते हो। टेबल्स, कंपैरिजन सब करो। तो आप तैयार हैं के लिए? हर टॉपिक अलग से डिटेल के में वीडियो है इसमें। तो सेक्शन 1 के साथ टॉपिक, सेक्शन 2 के साथ टॉपिक, ये सब कुछ है, बट इसमें मुझे कुछ और भी बताना है तुम्हें। 1 मिनट होल्ड करो। ये मैं बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मोटिवेशन बहुत बार पूछा गया है, जो कि उन स्लाइड्स में रह गया था। तो मोटिवेशन आपको पता होना चाहिए, चाहे आप पूरा नहीं पढ़ो, पर मोटिवेशन आपको पता होना चाहिए। इंटरनल फोर्स है जो किसी इंसान को गोल अचीव करने के टूवर्ड्स पुश करती है। और आप मोटिवेट किससे होते हो? पैसे से भी हो सकते हो, पहचान से भी हो सकते हो, प्यार से भी हो सकते हो, एक सिर्फ एक ट्रॉफी से भी हो सकते हो, एक बॉस की टैप आपके कमर पर आपको थपथपा दिया, उससे भी हो सकते हो। तो मोटिवेशन के 2 टाइप्स हो सकते हैं, इंस्टिंक्ट और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है? जो आंतरिक होती है, जॉब से आप सेटिस्फाई हो, अचीवमेंट जो भी आप अचीव कर रहे हो उससे सेटिस्फाई हो, आपको जो पहचान मिल रही है, अंदर से आता है ये मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? सैलरी से, पैसे से, बोनस से, प्रमोशन से, बाहर से मिलता है, मतलब बाहरी चीजों से एक्सट्रिंसिक, और अंदरूनी से इंट्रिंसिक। इसकी क्या थ्योरी है? मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, हम पढ़ चुके हैं। मैकग्रेगर की XY थ्योरी, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, और मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, दोनों ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं।
आप वीडियोस देख लेना, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर बहुत बड़ी वीडियो बनी हुई है। लीडरशिप के बारे में भी आपसे पूछा गया है। लीडरशिप वो एबिलिटी है जब एक पर्सन को कोई इंस्पायर कर सके। तो जो इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो लीडर कहलाता है। तो वो एबिलिटी जिससे एक पर्सन दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, इंस्पायर करे, गाइड करे, डायरेक्ट करे, वो लीडर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए लीडर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो लीडर्स का विजन क्या होता है? लीडर्स का पहला काम होता है क्लियर विजन बनाना और लोगों को दिखाना कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। इंस्पिरेशन टीम को मोटिवेट करते हैं। कम्युनिकेशन लीडर्स की इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इफेक्टिव होती है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है। डिसीजन मेकिंग अनसर्टेन सिचुएशन में भी सही डिसीजन ले लेते हैं अगर लीडर्स अच्छे हैं तो। लीडर्स की सबसे बड़ी यही क्वालिटी होती है। तो एग्जाम में क्या है, लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस जरूर लिखें। अगर आपसे पूछा जाए मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है, तो लीडर इंस्पायर करता है, मैनेजर कंट्रोल करता है। ध्यान रखना ये। लीडरशिप के स्टाइल्स क्या हैं? ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लीडर्स क्या होते हैं? अथॉरिटेटिव जो लीडर होते हैं, लीडर अकेला डिसीजन लेता है, किसी से पूछता नहीं है, टीम की राय नहीं लेता है। फास्ट डिसीजन, क्लियर कमांड, क्राइसिस में भी वो अपने आप को लीडर ही बनाए रखता है और यूजफुल होता है। इसमें उसको मोटिवेशन की बहुत जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी, बट इसके कॉन्स भी हैं कुछ, कि ये लोगों को मोटिवेट नहीं करवाता क्योंकि ये सारे डिसीजन लेता। खुद को तो मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, बट किसी और को भी का भी मोराल बूस्ट नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी नहीं करने देता क्योंकि सारे डिसीजन खुद लेता है। डेमोक्रेटिक नाम से ही पता चलता है, लीडर टीम के साथ मिलकर डिसीजन लेता है। हाई मोराल होता है, आइडिया क्लियर होते हैं, एम्प्लॉयज बहुत खुश रहते हैं। कॉन्स क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक डिसीजन पर राजी करना बहुत मुश्किल है। स्लो डिसीजन रहता है। लेजिस फेयर फ्री लीडर मिनिमम इंटरफेयर करता है, सबको अपने हाल पे छोड़ देता है, टीम खुद डिसाइड करती है, क्रिएटिव हो जाती है टीम, एक्सपर्ट टीम हो जाती है, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए टीम में चाउस हो जाते हैं। इसलिए ये इसके कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशनल, जो ट्रांसफॉर्म करे, इनोवेशन के लिए इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, चेंज के लिए तैयार रखे। तो इससे लॉन्ग टर्म चेंजेस भी आते हैं, हाई मोटिवेशन मिलता है, इनोवेशन होता है। ये बेस्ट है पब्लिक सेक्टर के लिए। ट्रांजैक्शनल, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से मिलता है। परफॉर्म करो तो मिलेगा, नहीं करो तो पनिशमेंट मिलेगी। शॉर्ट टर्म रिजल्ट आते हैं, बल्कि कौन क्या है, इससे इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप अंदर से खुश नहीं हो, सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्कर में काम कर लेते हो। सर्वेंट लीडरशिप, लीडर्स पहले सर्व करता है एम्प्लॉइज की नीड को। पहले वो एम्प्लॉइज की जो नीड्स है उनको पूरा करेगा, धीरे धीरे उनको इन्फ्लुएंस में लाएगा। हाई ट्रस्ट बिल्ड होगा, इससे लॉयल्टी पूरी होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये आइडियल है सर्वेंट लीडरशिप। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, क्योंकि हमने हमारे ऑफिशियल्स को पब्लिक सर्वेंट माना है। ये इसकी चार्ट है, देख लेना। तो ये आपका पूरा हो गया है कि MPA 14 में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर लिखना है। देख के वीडियो बताना कि क्या आपके लिए यूजफुल है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए मैंने, आप इनको देख लो। और बहुत मुश्किल भी नहीं है, या हो सकता है क्योंकि मैं हंड्रेड्स टाइम पढ़ चुकी हूँ इन सबको, तो मुझे नहीं मुश्किल लगता। आप देख लेना। और कुछ कुछ एग्जाम टाइम में कई बार होता है कि आपको 5 में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन क्लियर आ रहे हो, 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ के नहीं आना। आप उसमें से कुछ भी एक भी चीज आ रही हो, या जब तक आप पूरे चारों MPA 11 12 13 14 पढ़ चुके हो, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबका क्रक्स डाल दो उस क्वेश्चन में। बट आप छोड़ के कुछ भी नहीं आना, आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, आप कुछ भी लिख कर आओ, लिख कर आओ।
मतलब आपको शायद उस टॉपिक से मोटिवेशन से पूछे, मोटिवेशन से रिलेटेड आपको 2 ही लाइन आ रही है, बट फिर आप इसमें लीडरशिप डाल दो, फिर आपको जो-जो आ रहा है इसमें डाल दो। पर क्वेश्चन बनाओ पूरा, जब क्वेश्चन जहाँ छोड़ देते हो, आप सोचो 20 मार्क्स गए, आपका पेपर 80 मार्क्स में से आएगा। बट अगर आप लिख के आते हो, तो 15 मार्क्स नहीं, 7-8 मार्क्स तो मिलेंगे कम से कम। ये तो नहीं है कि आपको 80 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, आप 100 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट करो। तो इसे कुछ भी छोड़ना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। 3 आते हैं 2 जोड़ के लिखो, 2 आते हैं 3 जोड़ के लिखो, कुछ भी छोड़कर नहीं आएगा। मास्टर्स तक आ गए हो, चीजों को रिलेट करना सीख जाते हो, एक से दूसरी को रिलेट कर लो, चेन बना दो। मोटिवेशन को लीडरशिप से जोड़ दो, लीडरशिप को सैलरी से जोड़ दो, सैलरी को रिक्रूटमेंट से जोड़ दो, जोड़ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर ये वीडियो पूरा देखो तो कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मोटिवेशन मुझे भी चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए। थैंक यू।